हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें हम क्वेश्चन को लेंगे कोड 508 से है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपके यूनिट 10 से है। हालांकि 508 के बहुत सारे जो वीडियोज है अवेलेबल है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो हमें लग रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है और वो रह गए थे, तो हम उनको लेके आ रहे हैं आपके लिए। तो प्लीज़ आप इसे वॉच कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे PDF का लिंक दे दूंगी, तो वहां से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट्स करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि आंतरिक और बाह्य गतिविधियों में क्या अंतर है। आंतरिक और बाह्य गतिविधियां क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा व्यवस्थापन अपने विद्यार्थियों की मानसिक एवं शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं को शामिल करता है। आंतरिक गतिविधियां ऐसी प्रतियोगिताओं से संबंध है जो उसी संस्था के खिलाड़ियों के बीच आयोजित होती हैं और ये संस्थान के लगभग सभी विद्यार्थियों में विस्तारित हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आंतरिक गतिविधियों को ले लेते हैं, यानी शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ये चीजें चल रही हैं। और ऐसी गतिविधियां जो या ऐसी प्रतियोगिताएं जो संबंध होती हैं जहां पे जिस संस्था के खिलाड़ियों के यानी उसी संस्था के खिलाड़ियों के बीच आयोजित होती है। मान लीजिए कि कोई स्कूल है, वहां पे अगर प्लेयर्स हैं तो उन्हीं स्कूल में उन्हीं बच्चों के बीच में यदि वो प्रतियोगिता आयोजित की जाए तो आंतरिक गतिविधियां कहलाती है, ठीक है। ये संस्थान के लगभग सभी विद्यार्थियों में विस्तारित हो जाता है, बढ़ता है। तो अब आगे देख लेते हैं। कारक जो लगभग आंतरिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, ठीक है, उसको बढ़ाते हैं। तो देखिए, संस्थान का प्रकार सबसे पहला कारक है, जलवायु दूसरा है, भूगोल तीसरा है, उपलब्ध सुविधाएं यानी उपकरण, खेल का मैदान, प्रशिक्षित व्यक्ति आदि जो है यहाँ पे 4th नंबर पे आएगा। और जो उपलब्ध समय है वो 5th नंबर पे, विद्यार्थियों की रुचि की गतिविधियां और अन्य सहयोगियों के साथ समन्वय, ये कारक है। तो प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को कुछ इकाइयों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक इकाई सजाती होनी चाहिए जो इस प्रकार है। जैसे अब सजाती का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कारक दिया हुआ है, तो थोड़ा सा इसको आप माइंड में रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कारक दिया हुआ है। तो कारक कौन कौन है जो आंतरिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। संस्थान का प्रकार, वो जो संस्थान जहाँ पे बच्चे, जहाँ पे आंतरिक गतिविधियां यानी खेल वगैरह जो भी होते हैं वो आयोजित होती है, तो वो किस तरह का है। फिर जलवायु, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, वार्म है, कोल्ड है, कैसा है। भूगोल, भूगोल का मतलब यहाँ पे फिजिकली ज्योग्राफिकल आ जाता है, ठीक है ना। उपलब्ध सुविधाएं वहाँ पे बच्चे के लिए उपकरण है या नहीं है, टूल्स वगैरह है कि नहीं है, खेल का मैदान किस तरह है, छोटा है कि बड़ा है, खेलने के लिए पर्याप्त वहाँ जगह है कि नहीं है, जो व्यक्ति वहाँ पे है वो ट्रेंड है या नहीं है, प्रशिक्षित है या नहीं है, जो खेल रहे हैं वो खुद भी प्रशिक्षित है या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं, ओके। उपलब्ध समय, अब उपलब्ध समय देख लेते हैं। तो उपलब्ध समय वहाँ पे टाइम कितना दिया जा रहा है, जो विद्यार्थी हैं उनकी रुचियां हैं या नहीं है इन गतिविधियों में, एक्टिविटी में, और अन्य सहयोगों के साथ समन्वय जो है। अब आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सजाती क्या होगा, सजाती का मतलब क्या है तो वो देख लेते हैं। इसमें ऐसे विद्यार्थी होने चाहिए जो ताकत और योग्यता के समान हो, क्योंकि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए, कोई भी खेल खेलने के लिए वहाँ पे सबसे पहले एनर्जी का होना जरूरी है। तो ताकत होना चाहिए और योग्यता, जो भी वो खेल खेल रहे हैं उसकी पूरी उनको जानकारी उसकी होनी चाहिए। इकाइयों का गठन संस्थान के प्रकार पर निर्भर करता है जिसमें प्रतियोगिताएं होती हैं। शुद्ध रूप से आवासीय संस्थान वे संस्थान है जिन्हें हॉस्टल या सदन के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। तो आवासीय संस्थान का मतलब ही होता है, आवासीय का मतलब जहाँ पे बच्चे लोग रहते हैं, तो हॉस्टल या सदन हो सकता है। आंशिक रूप से आवासीय संस्थान जिन्हें अंतःवासियों या दिवा छात्रों में विभाजित किया जा सकता है, और बिना आवास वाले संस्थान कक्षाओं या कालक्रमानुसार आयु के आधार पर विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे विभाजन भी इसमें कर दिया गया है। अब आगे इसमें देख लेते हैं कि प्रत्येक संस्थान में एक आंतरिक प्रतियोगिता समिति होती है जो प्रतियोगिता के लिए नियम कानून और प्रतियोगिता की सूची, कार्यक्रम के विवरणों पर केंद्रित व कार्य करती है। तो जो भी संस्थान होते हैं तो वहाँ पे जो भी खेल होता है उसकी एक समिति बनाई जाती है और उसका काम होता है कि प्रतियोगिता के लिए क्या नियम है, क्या कानून बनाया जाए, किस तरह से उसको प्ले किया जाए, खेला जाए, ठीक है। कौन कौन से लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनकी भी सूची बनाई जाती है, लिस्ट बनाई जाती है। कार्यक्रमों के विवरणों पर केंद्रित एवं कार्य करती है, ठीक है। समिति में आंतरिक निदेशक, सहायक शिक्षक और सचिव, एक संयुक्त सचिव शामिल होते हैं। तो समिति में कौन कौन लोग होते हैं, निदेशक होते हैं, सहायक निदेशक होते हैं, सहायक शिक्षक होते हैं,
सचिव होते हैं और संयुक्त सचिव भी होते हैं, और यह उपलब्ध सुविधाओं, समय और वित्त पर निर्भर करने वाले प्रतियोगिता के आयोजन को शामिल करता है। सही वक्त पे हर एक चीज का सही टाइम होता है, वहाँ पे उसे पूरी फैसिलिटी भी दी जाती है और वहाँ पे पैसे भी होने चाहिए। खेल के आयोजन के लिए योग्य एवं सक्षम अधिकारियों को भी शामिल करता है। तो कभी कभी जैसे देखिए, आपने देखा है ना कि सिटी या ब्लॉक स्तर पे बहुत सारे ऐसे लेवल के गेम्स होते हैं, तो आप एक एग्जांपल इसमें इसको दे सकते हैं। एक स्वस्थ प्रतियोगिता और प्रतियोगिताओं के उद्देश्यों के अनुकूल बनाए रखने के लिए एक अंक प्रणाली विकसित की जाएगी और विजेता को प्रोत्साहित करने के क्रम में पुरस्कार दिए जाते हैं। अब गेम हो रहा है, कोई खेल हो रहा है, तो उसमें अंक तो रखे ही जाएंगे, तभी तो वहां पे हार और जीत का निर्णय होगा, और जो व्यक्ति ज्यादा अंक प्राप्त करेगा वो विजेता कहलाएगा, और विजेता अगर है तो उसको पुरस्कार तो दिया ही जाना है। आंतरिक गतिविधि विद्यार्थियों को सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने में सहायता करती है और प्रशिक्षुओं को स्थानापन्न के अनुभव अर्जित करने में सहायता करती है। प्रतिभा के चयन और प्रतिभा संपन्न खिलाड़ियों को तैयार करने में भी सहायक है, और ऐसे इवेंट के आयोजनों में संगठकों और संस्थाओं को आत्मविश्वास अर्जित करने में सहायता मिलता है। जैसे मैंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे कोई यदि गेम हो रहा है, अब ब्लॉक लेवल पे जो गेम हो रहा है तो वहाँ की जो समिति होती है उसका काम होता है कि जो ब्लॉक लेवल पे गेम हो रहा है तो वहाँ पे खिलाड़ियों का चयन होता है, और वहाँ पे जो विजेता टीम होती है उस पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गेम होते हैं उन समिति की नजर रहती है, और जो ब्लॉक लेवल पे जीतता है वो आगे की ओर बढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में पहुंचता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी ऐसे गेम होते हैं तो स्टेट में पहुंचता है। तो एक तरह से प्रतिभा का चयन यहाँ पे होता है, लोग खेलते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। जो प्रतिभा संपन्न खिलाड़ी होते हैं वो तैयार भी होते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं, उनका फ्यूचर यहीं से डिसाइड हो जाता है कि वो आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। अब इसमें बाह्य गतिविधियां देख लेते हैं, ठीक है ना, बाहर की गतिविधियां। तो बाह्य प्रतियोगिताएं 2 या 3 से अधिक संस्थानों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित किए जाते हैं। तो भी हमने देखा आंतरिक गतिविधियां जो होती हैं एक ही संस्थान के, एक ही सदन के, एक ही हॉस्टल के 2 टीमों के बीच में होती है, एक ही जगह के रहने वाले। लेकिन जो बाह्य गतिविधियां होती हैं ये 2 या 2 से अधिक संस्थानों के खिलाड़ियों के बीच आयोजित की जाती है, और ये चयनित खिलाड़ियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी 2, 3 या 4 उसमें ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं जो अलग अलग लोग जगह से आते हैं। ठीक है, जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, लोग ऐसे ही तो खेलते हैं, और इसके बाद उसमें विनर घोषित होता है जो अपने संस्थान के लिए खेलते हैं, और इसके लिए विजय पत्र और सम्मान लाते हैं। बाह्य गतिविधियों में विशेष प्रकार के संस्थाओं के लिए प्रतियोगिताएं सीमित होती हैं, जैसे अंतः विद्यालय, अंतः महाविद्यालय, जो जस्ट अभी मैं बता रही थी आपको, स्टेट और जिला लेवल के होते हैं। जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल का जब गेम्स होता है तो एक स्टेट के जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ के प्लेयर्स आते हैं, वो आपस में खेलते हैं और जीतते हैं। ठीक है, प्रतिस्पर्धी संस्थानों के समस्त क्षेत्राधिकार विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित होते हैं, और प्रत्येक क्षेत्र में प्रतियोगिताओं के पूर्ण होने के पश्चात एक अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिता संस्थानिक चैंपियनशिप के विजेता का निर्णय करती है। यानी एक संस्था भी वहां पे होती है जो पूरे गेम पे नजर बनाए रखती है, और जब गेम खत्म होता है तो उस पर जो विजेता टीम होती है वो उसका निर्णय करती है। जो जीतता है, जो टीम उसमें विनर होती है, उसे चैंपियनशिप के रूप में सामने लाया जाता है। दूसरी तरफ मुक्त प्रतियोगिताएं किसी एक वर्ग के संस्था या विभाग से सीमित नहीं होती हैं। प्रतियोगिता के लिए कोई भी टीम उतार सकता है। ये विद्यार्थियों को उनके निष्पादन का मूल्यांकन करने और सामर्थ्य बढ़ाने में सहायता करता है। वह विद्यार्थियों को विविध शारीरिक कौशलों को प्रदर्शित करने में सहायता करता है और उसमें संपूर्ण विकास के लिए भी सहायक होता है। तनाव से मुक्ति प्रदान करता है और विद्यार्थियों को उपलब्धि की समझ प्रदान करता है जो उनके मानसिक, शारीरिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। बाह्य गतिविधियों में अभ्यास मैच भी आयोजित किए जाते हैं। ये प्राय पड़ोसी या स्थानीय संस्थाओं के बीच उनके निजी एथलीटों को प्रशिक्षित करने के क्रम में व्यवस्थित किए जाते हैं। जो राज्य स्तरीय टूर्नामेंट होते हैं, जिसे हम रणजी ट्रॉफी वगैरह कहते हैं, इस तरह के भी इसके अंतर्गत गेम्स आते हैं, खेल आते हैं। और खेल से हमें पता है कि हमारा शारीरिक मानसिक विकास होता है, हमें तनाव से भी मुक्ति मिलती है। खेल से हमारा जो बॉडी हो एक्टिव रहता है। अभ्यास के अलावा ये मैच प्रत्येक को उनकी कमजोरी देखने का अवसर देता है और इसी प्रकार मानदंड भी देता है। दोनों टीमों को सुधार के लिए अनुभवी योग्यता देता है। तो इसमें आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना है। देखिए, आंतरिक एवं बाह्य गतिविधियों में बस आप आंतरिक को समझिए जो एक संस्था के बीच में खेली जाती है, ठीक है ना, एक संस्था के अंदर खेली जाती है, वो आंतरिक हो गया। और जो 2 संस्थाओं के बीच में, 2 या 3 संस्थाओं के बीच में, अब यहाँ पे संस्थाएं ही एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती हैं, वो आपका बाह्य हो गया। और इसके बाद हर एक में विनर होता है, हर एक जीत होता है, हर एक के नियम होते हैं, रूल्स होते हैं, तो दोनों में आप सेम लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, सलाहकार के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है।
तो विचलित विद्यार्थी के मूल्यांकन के साथ शुरू वह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सलाहकार बच्चे की समस्या के निदान शास्त्र के रूप में एक शुद्ध विभेदीकरण करे। सलाहकार के रूप में शिक्षक की क्या भूमिका है? देखिए, सलाहकार का मतलब यहाँ पे शिक्षक तो एक शिक्षक होता है, ठीक है ना, वो एक पढ़ाने का काम होता है। जनरली हम लोग कहते हैं ना कि शिक्षक का काम क्या होता है, सिर्फ पढ़ाना, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षक जो है एक सलाहकार का भी रूप ले सकता है, वो मार्गदर्शन कर सकता है, अपने रोगियों को समझे उसका निदान किस तरह से वो कर सकता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन कई दूसरे मनोविकृति संबंधी निदान श्रेणी जो प्रकृति में असमान हो सकती है, इसके अतिरिक्त सलाहकार की भूमिका सूक्ष्मताओं से आच्छादित है, जो विशेषता उनकी प्रतिभा संपन्नता से संबंधित मुद्दों के ज्ञान से संबंध रखता है। प्रतिभाशाली लोग सलाहकारों के साथ प्रभावी रूप से कार्य करने में पूर्णतः तैयार होने चाहिए। अपनी स्वयं की प्रतिभा संपन्नता को जाने। एक सलाहकार को प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में गुणों और अभावों के समान स्वयं के पहचान की एक स्पष्ट संकल्पना होना जरूरी है। जनरली हम देखते हैं क्लास में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं। वो पढ़ाई के साथ साथ में बहुत सारे क्षेत्रों में निपुण होते हैं। अगर हम खेल गेम्स की बात करते हैं तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो गेम में बहुत अच्छे होते हैं, खेलते हैं, लेकिन उनको ऐसे मौके नहीं मिल पाते हैं या उनको घर से सपोर्ट नहीं मिल पाता है कि इस काम को करें, आगे बढ़ें। तो यहाँ पे एक टीचर की भूमिका सलाहकार के रूप में हो सकती है। वो मार्गदर्शन कर सकता है उस स्टूडेंट का, उस छात्र का, कि आप इस गेम में बहुत अच्छे हो, आप ये काम बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा खेलते हो, तो आप इसे आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। जब भी कोई स्कूल में कंपटीशन होता है या कोई गेम्स होता है, क्विज होता है, आयोजन होता है किसी भी चीज को लेके, तो उसमें टीचर सलाहकार के रूप में आ जाता है। उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए कहता है, अपने गुणों को दिखाने के लिए कहता है कि आप आगे बढ़िए, अपनी प्रतिभा को दिखाइए। प्रतिभाशाली बच्चों के लक्षणों का एक मजबूत सैद्धांतिक आधार और ज्ञान है, और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों, समर्थन समूहों, अव्यवहित संगठनों, शैक्षिक अवसरों, ग्रंथ सूचीवाद के प्रति जागरूक हो। जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे तो जनरली इन चीज़ों से अनविघ्न होते हैं, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें नॉलेज ही नहीं होता कि हमें क्या करना होता है। लेकिन एक टीचर को सब कुछ पता होता है कि यदि बच्चा गेम में बहुत अच्छा खेल रहा है तो गेम के लिए क्या करना होगा, कौन सी संस्थाएं हैं जो आगे बढ़ाती हैं, बच्चों को आगे तक पहुँचाती हैं। यदि वो पेंटिंग में बहुत अच्छा है तो पेंटिंग के लिए उसको क्या करना होगा। तो इस तरह से जो है जागरूक जो है टीचर के साथ साथ में बच्चे को भी होना होगा, और परामर्श के उपागम में सृजनात्मक हो। अपेक्षाकृत अपारंपरिक अनुयायियों के लिए पारंपरिक परामर्श विधियां सर्वोत्तम विकल्प नहीं हो सकती हैं। याद रखें कि प्रतिभाशाली बच्चों में अपवादित योग्यताएं होती हैं, और अपवादित बुद्धि और अंतर्वैयक्तिक योग्यताओं के द्वारा मूर्त बनाना आसान है। सहायता के लिए कहें, अपवादित मामले अपवादित सहायता करें। प्रतिभाशाली बच्चों का एक प्रमुख लक्षण है उनकी स्वतंत्रता की मजबूत समझ और परस्पर निर्भरता का प्रतिमान बनाएं, और अधिक ज्ञानी सहयोगी के अंतर्दृष्टि को खोजे। प्रतिभाशाली बच्चे प्राय वितमगामी व्यवहार के निरूपण करते हैं, और सलाहकार को उनके वितमगामी व्यवहार के लिए उनके मूल संरचना पर सजग होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे प्रतिभाशाली बच्चों से भी मतलब हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेंटली थोड़ा सा प्रतिभाशाली तो वो होते हैं, उनमें लक्षण दिखता है बहुत कुछ करने का, लेकिन थोड़ा सा वो अपने बॉडी से, अपने शरीर से मजबूर होते हैं कि वो किसी भी एक्टिविटी को, काम को कर नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे एक टीचर जो है सलाहकार का जो रूप है वो कर सकता है, सलाहकार की जो भूमिका है वो निभा सकता है, आगे बढ़ा सकता है, बच्चे को समझा सकता है कि उसे क्या करना है, किस तरह से करना है, इन चीज़ों में वो सहायता कर सकता है। एक अधिवक्ता बन सकता है, बच्चे के साथ सम्मिलित अन्यों को शिक्षित कर उसके लिए सेवाओं का समन्वय कर अपनी सलाहकार के रूप में भूमिका का विस्तार करना आपके लिए अपेक्षित हो सकता है। तो जो प्रतिभा संपन्न बच्चे होते हैं उनको पहचानना होता है, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनको पहचानना होता है, और बच्चे के यथार्थ रूप को जानने के अवसर प्राप्त होना जरूरी है। बच्चों को बताना कि जो अवसर है उनको कैसे प्राप्त किए जाएं, ये बहुत ज़रूरी है। उनकी पहचान कराना, उनके जीवन में क्या भूमिका निभानी है, ये सभी चीज़ें हैं जो एक टीचर कर सकता है एक सलाहकार के रूप में। प्रतिभा संपन्नता से इनकार। बहुत से प्रतिभाशाली बच्चे व्यथित होते हैं क्योंकि उनमें जागरूकता और उनकी प्रतिभा संपन्नता की स्वीकृति का भाव होता है। वो बहुत अच्छा करते हैं, उन्हें पता होता है, लेकिन उनको स्वीकृति देने वाला कोई नहीं होता, उन्हें बताने वाला कोई नहीं होता कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे एक टीचर की भूमिका हो जाती है सलाहकार के रूप में कि स्वीकार करें, जाने, उनकी सहायता करें। ठीक है।
और यही चीज़ जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो बच्चों पर, उनके अभिभावकों पर भी लागू होती है। अब विचलन से जूझना है चीज़ देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रतिभा संपन्नता का अस्तित्व खंडों में हो सकता है, इनके इनकार करें, क्योंकि विपथगामी जो दूसरे व्यवहार में बच्चे चल देते, तो दूसरे रास्ते पे बच्चे होते हैं, मार्ग पे जो बच्चे होते हैं, सभी बच्चों में एक जैसा गुण नहीं होता है, तो उन्हें स्वीकृत करना चाहिए। बच्चों के व्यवहार में विचलन जो होता है, यानी अपने पथ से विचलित हो जाना, हट के कुछ काम करना जो जनरली लोगों को पसंद नहीं होता है, ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होता है एक टीचर को कि सलाहकार के रूप में बच्चों को समझाए। पारिवारिक मुद्दे भी हो सकते हैं, परिवार की भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है, बहुत सारे ऐसे रीजन्स होते हैं, कारण होते हैं जिससे बच्चा जो होता है अपने पथ से जो होता है वो भटक जाता है। तो यहाँ पे जो होता है अभिभावक की भागीदारी होती है, सक्रिय भागीदारी होती है कि वो अपने बच्चों को समझाएं। कमियों का सामना करना, अब प्रतिभाशाली के परामर्श का सामना करना, मैंने कहा ना कि प्रतिभाशाली बच्चे यानी कि कुछ ना कुछ उनमें कमियां रह ही जाती है। यदि फिजिकली वो ठीक है तो माइंड से कुछ कमी है, यदि माइंड से कुछ ठीक है तो फिजिकली कुछ ना कुछ कमी उनमें रह जाती है। तो बच्चों में जो कमियां होती हैं उनको दूर करना, उनको एक तरह से सहानुभूति की भावना उनमें नहीं रखना है, सहानुभूति उनके साथ नहीं रखना, उनको समझाना और उनको बताना है कि ये आपका अधिकार है, आप इसे कर सकते हो। बच्चों की जो कमियां हैं उनको क्षेत्रों में पहचानने में सहायता करना, बच्चों की जो उनकी कमियों का सामना करना, बच्चे में सलाहकार दोनों के सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू होंगे। मूल्यांकन सलाहकार की भूमिका और परामर्श की प्रक्रिया के क्षेत्र में प्रतिभाशाली बच्चों के परामर्श के मुद्दों को पहचानना, अपवादित बच्चों को एक अपवादित उपागम प्रदान करने में सलाहकार की सहायता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ्य योजना क्या अभिप्राय होता है पाठ्य योजना के, इसके चरणों को लिखना। देखिए शिक्षा का शब्दकोश पाठ्य योजना को इस प्रकार परिभाषित करता है कि एक अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं के एक शिक्षण रूपरेखा को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है जिसे प्रस्तुत किए जाने होते हैं और उनमें उद्देश्य बिंदु बने होते हैं। यानी एक ऐसा एक अध्याय का शिक्षण महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु होता है, यानी जिन्हें हमें एक अध्याय जिसे हमें पढ़ाना होता है उसको प्रस्तुत करने के पहले उन्हें हमें व्यवस्थित करना होता है, उनके हमें उद्देश्य बनाने होते हैं कि हमें क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कब पढ़ाना है और कितने समय में उसको खत्म कर लेना, यही पाठ्य योजना कहलाती है। यह क्रिया की एक योजना है जो दर्शन और छात्रों को समझ के बारे में सूचना को शामिल करता है। समान शब्दों में शिक्षक की ओर से कक्षा कक्ष अनुभवों की कल्पना है। एक टीचर पढ़ाने के पहले पाठ्य योजना बनाता है, लेसन प्लान बनाता है कि उसे आज कौन सा इस सब्जेक्ट में कौन सा जो लेसन है पढ़ाना है, क्या कंटेंट लेना है, कितना पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है, उसके बारे में बच्चों को पहले से नॉलेज है या नहीं है। यानी कि कुछ लेसन ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पार्ट 1 2 में चलते हैं, तो वो बच्चे पहले से उस चीज को पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं। यदि पढ़ चुके हैं तो ठीक है, नहीं पढ़ चुके हैं तो फिर हमें नई स्टार्टिंग करनी होगी ताकि बच्चों के समझ में आ जाए। तो ये लेसन प्लान के अंतर्गत आता है। पाठ्य योजना के चरण देख लेते हैं, इसके 3 चरण होते हैं। शारीरिक शिक्षा में एक पाठ की योजना करते समय प्रत्येक इन चरणों का अवश्य अनुकरण करते हैं। यहाँ पे हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। तो पहला जो चरण होता है पाठ से पूर्व की तैयारी होता है। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत पाठ्य योजना बनाए, ठीक है। तो उसमें आपको पहला चरण लिखना होगा पाठ से पूर्व की तैयारी क्या होता है। तो पहले लक्ष्य निश्चित करना, ये निश्चित करना कि हमें कितने दिन में या कितने टाइम में जो हम लेसन ले रहे हैं वो हमें कंप्लीट कर लेना है, ये होता है लक्ष्य। कौन सा लेसन लेना है, कितने दिन में कितने टाइम में उसको कंप्लीट करना है, तो लक्ष्य निश्चित करना। विषय वस्तु सूचीबद्ध करना, अब उसमें हमें कंटेंट लेने हैं, क्या क्या हमें पढ़ाने हैं पाठ्य योजना के अंतर्गत। जब हम पढ़ाने के पहले जाते हैं क्लास में तो हम उसमें देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ाना है, ठीक है ना। तो उसमें विषय वस्तु को हम क्या करते हैं, उसकी लिस्ट बनाते हैं, सूचीबद्ध करते हैं। विधि निश्चित करना, अब हमने देख लिया कि हमें ये लेसन लेना है, हमें ये लेसन पढ़ाना है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस मेथड से पढ़ाएंगे। क्या ये लेसन सिर्फ ओरल है, व्याख्यान वित्त के द्वारा पढ़ाएंगे, लेक्चर वित्त के द्वारा पढ़ाएंगे, या प्रोजेक्ट वित्त के द्वारा पढ़ाएंगे, या फिर सिर्फ बोर्ड का इसमें काम है। तो जितनी भी विधियां होती हैं शिक्षण शास्त्र की, उनमें से एक विधि को तो हमें लेना पड़ेगा पढ़ाने के लिए। तो वो विषय लेसन के ऊपर डिपेंड करता है। तो विधि निश्चित किया जाता है। फिर विद्यार्थी का प्रवेश स्तर निश्चित करना, वही कि विद्यार्थी को जो हम पढ़ाने जा रहे हैं छात्र को, तो वो उसके समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसकी कैपेसिटी कितनी है। हम न्यू चीज़ अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं तो न्यू चीज़ डायरेक्ट हम नहीं पढ़ा सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताना होगा, इसके बाद हम पढ़ाना शुरू करेंगे। लेकिन वही चीज़ अगर हम पहले पढ़ा चुके हैं तो बहुत
आराम से हम इसको आज पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे के पास पहले उसका ज्ञान है। इसी को बोलते हैं पूर्व के ज्ञान को प्रेजेंट के साथ जोड़ना। तो फर्स्ट चरण में हमने क्या देखा, पाठ से पूर्व की तैयारी करना, जो टीचर करता है कि लक्ष्य निश्चित करता है, विषय वस्तु सूचीबद्ध करता है, विधि निश्चित करता है, मेथड निश्चित करता है और विद्यार्थी का प्रवेश स्तर निश्चित करता है कि क्या वो इसके समझने के योग्य है या नहीं। अब देख लेते हैं चरण दूसरा, पाठ योजना और कार्यान्वयन। अब सेकंड ले लेते हैं आपका, जो सेकंड चरण है पाठ योजना और कार्यान्वयन। अब पाठ योजना बन गई, अब कार्यान्वयन करना है, उसको लागू करना है। तो किस तरह से, इकाई का शीर्षक दिया गया है। अब हमने जो इकाई ली है उसका शीर्षक भी तो, हेडिंग भी तो हम देंगे ना, जो भी लिया है। निर्देशात्मक लक्ष्य निर्धारित करना कि आज हमें इसमें से क्या निर्देश देने हैं, क्या इंस्ट्रक्शन हमें देने हैं, क्या हमें बताने होंगे उसमें से, ठीक है। उद्देश्य निश्चित करना, हम फिर एम एक निश्चित करेंगे, एक उद्देश्य लेकर चलेंगे, कितने टाइम में इस चीज को खत्म करना है, ठीक है ना, ये हमारा उद्देश्य होता है। मूलाधार तैयार करना कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कितना क्या पढ़ाएंगे। विषय वस्तु पुनरावलोकित करना, विषय वस्तु को एक बार से पुनः देखना, एक बार से फिर से दोबारा देखना, फिर से रिपीट करना। निर्देशात्मक प्रक्रियाएं बनाई गई हैं और मूल्यांकन प्रक्रियाएं शुरू करना, यानी कि अब हमने यदि पढ़ा लिया है तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन एक बार उसका करना जरूरी है। और सामग्रियां प्रयुक्त कौन कौन सी, यानी जो हमने अभी तक यहाँ पे इतना काम किया है तो इन चीज़ों का फिर से हमें मूल्यांकन करना, एक बार देखना और सामग्रियां प्रयुक्त करना। अब हम देख लेते हैं इसमें थर्ड जो हमारा स्टेप चरण है वो क्या है। अध्याय के पश्चात की गतिविधियां। अध्याय हमारा हो गया, ठीक है, हमने पढ़ा लिया। तो अध्याय के पश्चात की क्या गतिविधियां होंगी, जिनमें मूल्यांकन करना, दोहराना और योजना करना शामिल होता है। यानी कि हमने अब वो लेसन, हमारा लेसन प्लान बन गया, हमने उसे क्लास में पढ़ा भी लिया, सब कुछ हो गया। तो हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों ने क्या सीखा, उनसे बना या नहीं बना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पढ़ाने के बाद जनरली हम क्वेश्चन करते हैं। हम पूछते हैं कि आपके समझ में आया या नहीं आया, या जिसके समझ में नहीं आया तो हैंड्स अप करे। बहुत बच्चे तो जनरली सभी कह देंगे समझ में आ गया, लेकिन वहां पे हमारा मूल्यांकन करने का काम शुरू हो जाता है। हम अपने से क्वेश्चन बच्चों से पूछ लेते हैं, ठीक है ना, कि आप बताइए, हमने अभी ये बताया तो इसका मतलब क्या होता है। बच्चे ने बता दिया मतलब उसके समझ में आ गया, नहीं बताया मतलब वो नहीं समझ पाया। दोहराना, फिर हम रिपीट कर देते हैं। चलिए हम अगेन अब बताते हैं, आप इसको अच्छी तरह से सुनिएगा, लेकिन अगर इस बार आपने नहीं सुना तो नेक्स्ट टाइम नहीं बताएंगे। तो ये रिपीट करना हो गया, और फिर योजना करना, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं अध्याय के पश्चात पढ़ाने के बाद चलती रहती हैं। मूलभूत गतिविधियों में सम्मिलित होती है। शारीरिक शिक्षा पाठ 3 मूलभूत गतिविधियों के सम्मिलित के नियोजित होता है। अब जो यहाँ पे दिया है मूलभूत गतिविधियां देख लेते हैं। उत्साह बढ़ाना, 3 मूलभूत गतिविधियां होती हैं, ठीक है ना। शारीरिक शिक्षा पाठ में 3 मूलभूत गतिविधियां होती हैं। उत्साह बढ़ाना या औपचारिक प्रशिक्षण से पहले शरीर को भार बर्दाश्त कराने के लिए, तैयार करने के लिए किया जाता है। मान लीजिए अब कोई हमें एक्सरसाइज ही करानी है तो हम अचानक नहीं करा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें पहले उसके लिए बच्चों को तैयार करना होगा, उत्साहित करना होगा, ताकि बच्चे उस चीज को मन लगा के करें। और इन गतिविधियों में उछलना, लंबे डग भरना, शरीर को तानना आदि रहता है और ये मांसपेशियों के तापमान, रक्त संचार, कंकाली मांसपेशियों के समय बढ़ाने में सहायता करता है। नेक्स्ट है औपचारिक गतिविधियां। उन गतिविधियों को शामिल करता है जिनमें विद्यार्थियों को प्रशिक्षण की जरूरत होती है, जो इस प्रकार है। आधारभूत मौलिक कौशल, खेलों के नियम, शिक्षक एक समय पर एक कौशल को चुन सकता है और अपेक्षा के अनुरूप समूह में प्रशिक्षित कर सकता है। औपचारिक गतिविधियों के अंतर्गत हो गया मनोरंजनात्मक गतिविधियां। यह प्रशिक्षण सत्र के पश्चात शांत होने को शामिल करता है कि प्रशिक्षण हो गया, बच्चों को शांत कराना है, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा मनोरंजनात्मक गतिविधियां रख देते हैं कि शरीर के तापमान और हृदय से संदर को क्रम से नीचे लाने में सहायता करता है और विद्यार्थियों को मुक्त रूप से खेलने देते हैं ताकि वे स्वाभाविक कौशलों को विकसित कर सकें, इसलिए इसको मनोरंजनात्मक गतिविधियां कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका वीडियो जिसमें हमने 3 क्वेश्चंस लिए। क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ दिनों बाद हम आपके लाइव जो टेस्ट है, मॉक टेस्ट, वो लेके आने वाले हैं और सीटेट की प्रिपरेशन भी कराने वाले हैं, जो कि लाइव होगा, बोर्ड पे होगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए नेक्स्ट वीडियो के साथ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका PDF रहेगा तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।